नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात चुनाव की। कल चौथे चरण का चुनाव होगा। 96 सीटों पर मतदाता जनता जनार्दन यानी आप बटन दबाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 379 सीटों पर जो उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब ये आधे से भी ऊपर, 2/3 से ऊपर का मतदान मुकम्मल हो जाएगा और पूरी ताकत भी झोंकी जा रही है। प्रचार का शोर साफ सुनाई दे रहा है। और प्रचार की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में हैं। वहां पर वो रोड शो करने वाले हैं और कितनी ताकत झोंकी जा रही है उसका एक अंदाजा भी दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 116 रैलियां की हैं अब तक और 14 रोड शो, यानी कि कुल 130। अमित शाह ने 66 रैलियां की हैं, 20 रोड शो, 86। जबकि विपक्ष की बात करें तो उनका आंकड़ा बहुत कम है बीजेपी के मुकाबले। राहुल गांधी ने 40 रैलियां की हैं, कोई रोड शो नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 31 रैलियां की हैं, कोई रोड शो नहीं किया। और प्रियंका गांधी ने 27 रैली की हैं, 7 रोड शो किए। तो यह दरअसल प्रधानमंत्री ने जितनी रैलियां और रोड शो कर दी उसके लगभग 1/3 में है कांग्रेस। तो इसमें भी क्या रणनीति छिपी हुई है कि बीजेपी, अरे भाई लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय फलक का चुनाव बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस और विपक्ष इस चुनाव को जितना स्थानीय हो सके उतना करने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय चुनाव हो, सांसद का रिपोर्ट कार्ड सामने पेश हो और जो उस इलाके के मुद्दे हैं और जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन्हें छेड़ा जाए। बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, एमएसएमई की दिक्कतें, उन पर जोर लगाने की कोशिश है क्या। और इसी में एक सवाल भी जुड़ जाता है और आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है, यह सवाल बहुत मौजू है, अभी तक यह विमर्श में नहीं आया है। और सवाल यह कि अगर हम 2014 का चुनाव देखें, वो बदलाव का एक चुनाव था। आम आदमी, आप जनता जनार्दन परेशान थे, आजिज थे और बदलाव की दरकार साफ महसूस की जा रही थी। जबकि 2019 की बात करें तो राष्ट्रवाद का पुट बड़ा हावी हुआ। भारतीयता, देश की सुरक्षा, आन बान शान भारत की, और साथ में लाभार्थी वर्ग। अब 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार को और ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। उसका रिपोर्ट कार्ड देखें, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। विकास दर के मामले में सबसे तेजी से देश विकास कर रहा है। 5 किलो अनाज 81 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा रहा है। जनधन खाते खुले 50 करोड़ के करीब। शौचालय बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, सड़कों का जाल और फैलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार के अब तक के चुनाव में नकारात्मक प्रचार कुछ ज्यादा हावी होता दिखाई दिया है। क्या हर बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, पाकिस्तान को बीच में लाया जा रहा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सोना चांदी आपका हाथ से ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का वो गारंटी शब्द जो कांग्रेस ने बड़ा इस्तेमाल किया कर्नाटक में, उसको भी लपक लिया था और मोदी की गारंटी का एक विमर्श चला था चुनाव से पहले, पहले चरण से पहले, लेकिन वो कहीं गौण हो गया, गुम हो गया, गायब हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से 5 गारंटी दी हैं और ये पश्चिम बंगाल में। गारंटी क्या? जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये तो सब मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत ही नहीं देता। दूसरी गारंटी, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है कि 400 पार का नारा, और विपक्ष ने इस पर यह कहते हुए हमला किया कि 400 पार इसलिए ला रहे हैं कि आरक्षण संविधान को बदल देगी बीजेपी।
और जमीन पर क्या इसकी गूंज होने लगी और इसीलिए अब बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ रही है। तीसरी गारंटी, रामनवमी मनाने और भगवान राम की पूजा से कोई नहीं रोक पाएगा। चौथी गारंटी, यह भी राम मंदिर से जुड़ी हुई, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। अब इस या इन गारंटीज में भी हिंदू मुसलमान का पुट ज्यादा हावी हो रहा है क्या? या जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाभार्थी जाति क्रिएट की थी और युवाओं में जो एक सवाल है बेरोजगारी का या महंगाई से जो महिलाएं आजिज हैं, उस पर गारंटी देकर और भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर करती आई है जनता, उधर विमर्श क्यों नहीं जा रहा है? जबकि अरविंद केजरीवाल 50 दिन जेल में काटने के बाद अंतरिम जमानत पर हैं। आज उन्होंने 10 गारंटी की दुहाई दी कि गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली होगी, हर बच्चे को फ्री में शिक्षा, हर नागरिक का मुफ्त इलाज, चीन के कब्जे से जमीन वापस लेंगे, अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा, MSP पर फसलों के पूरे दाम दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे और व्यापारियों के लिए GST का सरलीकरण होगा। इनमें से बहुत सारी बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी हैं और समाजवादी पार्टी और RJD और बाकी जो इंडिया के घटक हैं। तो क्या चुनाव राष्ट्रीय है, लोकसभा का चुनाव है, या इसे स्थानीय बनाने की भी कोशिश हो रही है? ये एक दूसरी धारा भी साथ में चलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनके करिश्माई नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन क्या टीना फैक्टर और मोदी की गूंज 2014 और 2019 जैसी ही है? या अब कुछ सवाल भी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे क्या अगर तीसरी पारी भी बीजेपी की ही सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है? उन्होंने थोड़ा रायता फैलाने की कोशिश की, थोड़ा असमंजस कि ये तो जी अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री, मोदी की गारंटी का क्या होगा? अब अमित शाह का जिक्र हुआ तो वो भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे क्या, यूसीसी होना चाहिए या नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं, राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए और धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं? तो ये वो मुद्दे हैं, 2019 में इनकी गूंज सुनाई दी थी। लेकिन क्या काठ की आंधी फिर से चढ़ेगी और फिर सियासी फायदा भी देती दिखाई देगी क्या? और जो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें सबसे अहम रहने वाला है आंध्र और तेलंगाना। ये 42 सीटें जो हैं, 25 आंध्र की और 17 तेलंगाना की। दरअसल 2004 उसका हम जिक्र करते हैं कि वो चुनाव एक खामोश चुनाव था, मुद्दा विहीन चुनाव था, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस की। ये 20 साल बाद वो इतिहास तो खुद को दोहरा नहीं देगा। तो उसमें आंध्र का बड़ा पुट था सरकार बनने में, 2004 में भी 2009 में भी जो यूपीए की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें, हाफवे मार्क पर जाता दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश 39 सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। महाराष्ट्र की 11 हैं और बिहार की भी 5 सीटें हैं। और महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र इसलिए किया है, बिहार और महाराष्ट्र के बारे में हम कह रहे हैं लगातार, यहां पर एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती दिखाएगा। बीजेपी के साथ जो सहयोगी हैं वो लायबिलिटी तो साबित नहीं हो रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी। और उत्तर प्रदेश में जो लग रहा था कि बीजेपी अपनी टैली और बढ़ा सकती है, वो बढ़ेगी या घटने की आशंका, अब वो खतरा भी मंडराने लगा है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, चौथे चरण का चुनाव, अब भी क्यों मुद्दों का अभाव और लड़ाई आर पार, नेगेटिव कैंपेन की क्यों भरमार? भाई, जनता जनार्दन को दिखाया जाता है ना बेहतर भविष्य, सपने संजोए जाते हैं, आशा, उम्मीद, अपेक्षा वो जागृत की जाती है।
यहां थोड़ा डराया जा रहा है क्या, भय भी क्रिएट किया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नुमाइंदा नहीं, क्योंकि विश्लेषण करेंगे, हम विशुद्ध विश्लेषण करते हैं। चर्चा में सीधी बात करते आए हैं बहुत सालों तक, आजकल सीधे सवाल का जवाब दे रहे हैं मेरे कार्यक्रम पर प्रभु चावला, सबसे तजुर्बेकार इस पैनल पर। देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख और प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और बेहतरीन यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं आपका अखबार, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह का मैं जिक्र कर रहा था, और प्रदीप, आप ही से सवाल है। चुनाव का जोर है, प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अब 96 सीट, कल वहां भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल थीम, ये हर हफ्ते में ये सवाल पूछ रहा हूं, एक मुद्दा या इस चुनाव की एक खासियत, कोई ट्रेंड अभी भी पकड़ में आ रही है, या चुनाव इधर से उधर फुदकता घूम रहा है मुद्दों के बीच? तो अभाव जो आपको लग रहा है कि कोई सेंट्रल थीम नहीं है या नेशनल नैरेटिव बनाने में बीजेपी के खिलाफ सफल नहीं रहा है अभी तक। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग कोशिश होती रही, कभी जातीय जनगणना की बात हुई, तो कभी आरक्षण की बात हुई, कभी कोई मुद्दा, और कभी जो है इस तरह से बीजेपी के खिलाफ कई इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया गया। ये सब मुद्दे ट्राई किए गए और लगा कि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इनकी गूंज नहीं सुनाई दे रही, तो दूसरे मुद्दे लाए गए। तो लगातार जो है गोल पोस्ट, मुझे लग रहा है कि विपक्ष बदल रहा है। विपक्ष बदल रहा है कि सत्ता पक्ष बदल रहा है? सत्ता पक्ष का चुनाव प्रचार मुझे लगता है कि G20 समिट से प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और उसके बाद लगातार, और साथ में अपना रिपोर्ट कार्ड। लाभार्थी वर्ग का जो सबसे ज्यादा असर हुआ है कोरोना के दौरान, जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का सिलसिला शुरू हुआ है, और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के। तो सत्तारूढ़ दल जो है, मुझे पिछले बहुत सारे चुनाव के बाद लग रहा है बहुत आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। तो फिर ये इतना हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सोना चांदी ले लेंगे, काले धन के ट्रक अंबानी अडानी भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि नकारात्मक इतना कैंपेन क्यों हो रहा है? सकारात्मक काम सरकार ने बहुत किए हैं, इसमें वो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी वो जिक्र किया। उनकी ताल ठोकने के बजाय डर और भय क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? ये सब कर रही है बीजेपी। बीजेपी चुनाव में थोड़ी ऊर्जा है, थोड़ी चर्चा हो। अगर बीजेपी केवल अपना रिपोर्ट कार्ड देती रहे तो आप उस पर कार्यक्रम करेंगे क्या? अगर ये मुद्दे न उठाए, विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला न करे, तो विपक्ष के वो मुद्दे उठाएंगे क्या? बेरोजगारी और महंगाई, ये जितने सर्वे आए हैं सबसे बड़े मुद्दे उभर कर आए, और ये 1952 के चुनाव से लगातार चले आ रहे। मेरा मानना है कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी का मुद्दा अगर सबसे ज्यादा प्रभावी किसी समय हो सकता था, तो 2016 की नोटबंदी और जीएसटी उसके बाद जो लागू हुई, उस दौरान इतने एमएसएमई बंद हुए। अभी तो नौकरियां नहीं मिल रही, इसका सवाल है। तो मतलब ये विपक्ष की कमजोरी है कि इन मुद्दों को मुख्य धारा में नहीं ला पाए, या इनसे कन्नी काट रही है दरअसल बीजेपी कि उस तरफ विमर्श ही नहीं जाना चाहिए? विपक्ष जो है 2019 में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना सकता था, जो नहीं बना पाया। अब आप देखिए विपक्ष के पास 2019 में क्या क्या मुद्दे थे। 3 राज्यों में बीजेपी की हार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा, पुलवामा का मुद्दा। आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती और पुलवामा की घटना हुई होती, तो क्या उसका नतीजा होता? तो पर बालाकोट ने वो पलट दिया क्या? 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में मुद्दों का ये अभाव, यानी कि आप कह रहे हैं विपक्ष की कहीं ना कहीं कमजोर रणनीति का भी नतीजा है। इस पर मैं रिएक्शन लूं, उससे पहले आपको अभी लिए चलता हूं पटना, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक रोड शो कर रहे हैं, और खबर यह आ रही है कि इस रोड शो का जो दायरा है वो 1 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है,
और इसकी बड़ी वजह है कि भाई भारी जन सैलाब वहां पर मौजूद है और इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। मेरी सहयोगी निधि श्री मेरे साथ जुड़ी हुई है। निधि, पहले कितनी दूरी तय होनी थी इस रोड शो में? अच्छा, 2 किलोमीटर होना था, अब ये 3 किलोमीटर। वहां पर कैसी भीड़ और किस तरह का उत्साह दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए संदीप जी, ये पहली बार पीएम रोड शो कर रहे हैं और पहले जब रोड शो करेंगे और पटना का जो मिजाज है वो समझा जा सकता है। ऐतिहासिक बनाने की जो कोशिश है वो पूरी नजर आ रही है सड़क पर। और ये डाक बंगला से शुरू होना था और लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए और इसके अलावा भीड़ चूंकि बहुत ज़्यादा है, लोग अलग अलग ज़िले से आए हैं, हमने भी बात की है कई समर्थकों से जो अलग अलग जगह से आए हैं और इस तरीके से पटना की सड़कों पर उमड़े हुए हैं। और रोड शो शुरू होने से के लिए जो वक्त तय किया गया था उससे देरी जरूर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग डटे हुए हैं, बल्कि भीड़ में जो देख रही हूँ और ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो समर्थक है, जो प्रशंसक है, जो वोटर्स है, उनको देखते हुए रोड शो की जो दूरी है वो बढ़ा दी गई है। 2 किलोमीटर का रोड शो अब 1 किलोमीटर उसकी दूरी और बढ़ा दी गई है। दायरा अब 3 किलोमीटर का होगा क्योंकि वहां पर अच्छी खासी भीड़ है, ऐसी हमें जानकारी दी जा रही है। लेकिन प्रभु, जो चर्चा हम कर रहे थे, ये मुद्दों का अभाव दिखाई दे रहा है। चौथा चरण कल मुकम्मल हो जाएगा, 2/3 सीटों पर मतदान भी हो जाएगा। मुद्दों का अभाव है या दरअसल जिस ओर इशारा कर रहे थे प्रदीप सिंह की विपक्ष की चुनावी रणनीति ही कमजोर है, असल मुद्दों को वो सेंट्रल थीम बना ही नहीं पा रहा है, उस पर घेर ही नहीं पा रहा है बीजेपी को। संदीप, आपने शुरू में भी कहा था, गारंटी की भी बात की थी, मैं उससे शुरू करता हूं कि चुनाव के बाजार में गारंटियों के थोक बाजार लगा हुआ है। हाँ। हर आदमी गारंटी पे लगा हुआ है, मेरी गारंटी, तुम्हारी गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी। उस गारंटी में किसको चुने, रोज़ गारंटियाँ बदलती रहती हैं। और उसी मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि हर फेज़ के ऊपर आपको नए इशू मिलेंगे। जो सवाल आपको उठता है कि सेंट्रल थीम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सेंट्रल थीम शुरू से इस चुनाव का सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे अगले चुनाव तक, अगले यानी कि आखिरी फेज तक। तो नरेंद्र मोदी फोकस, जैसे आपने पटना की अब दिखाई है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फोकस है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल अटैक किया, वो भी मोदी के ऊपर अटैक किया। तो सेंट्रल थीम मोदी एज ए व्यक्ति, मोदी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पोलिटिकल लीडर, ये मोदी के प्रति, मोदी की गारंटी के ऊपर कितने विश्वास करते हैं, ये रनिंग थीम है। जैसे आप कहते थे कि टाइटल सॉन्ग होता है हर एक फिल्म का, तो उस टाइटल हीरो जो है इस संग्राम का, नरेंद्र भाई मोदी ही हैं। तो टाइटल सॉन्ग की तरह वो काम कर रहे हैं। उसके पीछे बाकी म्यूजिक चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उनकी अलग अलग धारा होती है, उनकी अलग, कोई ढोल बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई कुछ और नहीं। हम 2014-2019 प्रदीप जी ने भी जिक्र किया प्रभु, 2014 में एक उम्मीद की किरण जगाई गई, बदलाव का चुनाव था। वो बदलाव की लहर, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार। और 2019 में राष्ट्रवाद का एक पुट आया, भारतीय होने का गर्व, वो गौरव, उसे भी चुनावी राजनीति में भुनाया गया और साथ ही लाभार्थी जाति वाला पुट जुड़ जाता है। पर इस बार अब गारंटी की भी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी पश्चिम बंगाल में, उसमें रामनवमी मनाने, भगवान राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा, सीए कानून पर को कोई रद्द नहीं कर पाएगा। इसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव या नेगेटिव नैरेटिव का पुट ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है कि नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव चुनाव है ये। मेरा ना की मात्रा किसकी बड़ी है, ये इसके ऊपर फैसला हो रहा है अभी। तो सवाल ये, 2014 के अंदर एंटी कांग्रेस वोट था, प्रो मोदी नहीं था जितना एंटी कांग्रेस था। 2019 में टोटल मैंडेट परफॉर्मेंस थी मोदी के पक्ष में, मोदी ने जो किया करके दिखाया। 2024 में और मैंडेट मांग रहे हैं अपनी, जो कि मैंने जो किया करके दिखा रहा हूँ, परंतु वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा अभी तक। मोदी सेंट्रल थीम ज़रूर हैं। तो 2019 में पॉजिटिव वोट इन फेवर ऑफ मोदी था, लोगों ने केवल मोदी को चुना, केवल मोदी को चुना, इसलिए 303 सीटें उनके लिए। इस बार 2024 में वही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी मीन्स आइडिया, मोदी मीन्स फिलॉसफी, मोदी मीन्स आइडियोलॉजी, मोदी सब कुछ हैं, वो उसमें रैप करने की कोशिश कर रहे हैं।
परंतु मोदी जी हर जगह जाकर के इशू को खुद ही पलट देते हैं कई बार कि रीजनल लगे। जब तेलंगाना में गए उन्होंने कुछ और कहा कि हैदराबाद में भाषण कर रहे थे, वहाँ कर रहे हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा जोर से प्रिया। उसी दिन अमित शाह भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ज़्यादा की। तो बड़ा हिंदू मुस्लिम का प्रचार तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुआ। कल जाकर के मोदी जी ने नवीन पटनायक के ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण किया, जो पहली बार 10 साल के अंदर हुआ। दोनों के अंदर दोस्ती अच्छी थी। उन्होंने पहली बार कहा कि नवीन पटनायक, अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता था, सब ये भी पूछ लिया डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल नाम भी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल मोदी ने, नवीन पटनायक ने उनका अटैक भी वापस किया। हाँ, तो इसलिए आप देखते हैं कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं लोकल इश्यूज़ को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है क्योंकि कई प्रदेशों के अंदर लोकल इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब ये लोकसभा चुनाव होने के बावजूद राष्ट्रीय चुनाव नहीं, स्थानीय चुनाव भी हो रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं प्रभु? संदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको 370 सीटें लेने के लिए लोकल चुनाव, क्योंकि उनके लोकल कैंडिडेट जो हैं या लोकल सैत्रप जिनको आप बोलते हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वहाँ के लोकल जितने पावरफुल लोग हैं उनको हराने में मदद नहीं मिल रही है उनको। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ उनके जो कांग्रेस टीएमसी छोड़ करके भी उनके पास आया है, वो ममता के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसलिए नवीन पटनायक के सामने कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर कोई बीजेपी का कैंडिडेट है ही नहीं, तो वहाँ मोदी खड़े हो जाते हैं उसके सामने। लोकल जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उनके विरोध के रूप में वहाँ का लोकल लीडर नहीं है। आपने आज जो लेख भी लिखा, जिसका आपने जिक्र किया प्रभु, इसलिए प्रधानमंत्री नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव हो रहा है, तो विपक्ष तो अब ये अरविंद केजरीवाल की बात हो या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या खास तेजस्वी यादव, वो तो लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, तो उनका कैंपेन नेगेटिव कैसे हुआ? भाई, न्याय जब शुरू किया, न्याय नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम दिया, न्याय के ऊपर राहुल गांधी ने कितनी बार बोला। हर बार आप देखते हैं जब स्पीच होती है, अगर उनकी 15-20 मिनट की स्पीचें सुने, उधर न्याय के बारे में एक रेफरेंस दे देते चलते हुए आकर के कि उनको मोदी ने क्या बोला उसका जवाब देना पड़ता है। फिर मोदी जी भी वही करते हैं, राहुल ने क्या है उसका जवाब देना पड़ता है। तो जब जैसे अडानी और अंबानी के बारे में मोदी जी ने कह दिया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, क्यों लिया? कि राहुल गांधी रोज़ बोल रहे थे। तो इसलिए जो लोकल इश्यूज हैं, मोदी जी को भी लगता है कि मेरे ऊपर जब आ गया है तो मेरे को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाकी जितने साथी हैं उनके पास ना तो बोलने की शैली है, ना उनका प्रभाव है। तो मोदी की भाषा में, मोदी के तरीके से, मोदी के तंज जो चलते हैं उसका असर होता है। उसी में एक क्विक कमेंट और चाहूंगा। बिहार में, पटना में रोड शो कर रहे हैं। अभी हमें यह मालूम नहीं कि नीतीश कुमार भी साथ में होंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चाहे घटक भी हैं, बिहार और महाराष्ट्र की अगर हम खास बात करें तो घटक जो चुने भी, जो एनडीए का हिस्सा हो गए, भाई शिवसेना भी दो फाड़ की, एनसीपी भी दो फाड़ की और वापस आए नीतीश कुमार, तो वो तो इंडिया के रचयिता थे। वो दरअसल मजबूती के बजाय कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं क्या? संदीप, मैंने शुरू में भी कहा और जसवंत देशमुख भी, तो उनसे भी पूछ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी, या 300 सीटें होंगी या नहीं होंगी, ये 3 प्रदेशों के ऊपर निर्भर करता है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका कि 100 से ज़्यादा सीटें इन 3 प्रदेशों में बीजेपी के पास है, उनके गठबंधन के पास हैं। इसीलिए पटना के अंदर वो रह रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर भी रैली की उन्होंने, वहाँ रह के राजभवन में रहेंगे, जाकर 3 रैलियाँ करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल चौथा स्टेट है। तो इन जो पटना के अंदर जो कर रहे हैं, इसलिए कि पटना में 39 सीटें अगर नहीं आएंगी, अगर जितनी कम होंगी वो 300 से ही कम होंगी ना। तो इसलिए जो आपने सवाल ठीक उठाया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन तीनों स्टेट के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि मेजोरिटी बीजेपी की आ रही है नहीं आ रही है। इसलिए नरेंद्र भाई, बिहार के अंदर कोई नेता नहीं है बीजेपी का, बंगाल भी हम जोड़ लेते हैं। बंगाल में भी 18 में कितना प्लस करते हैं या कितना माइनस होता है? करेक्ट, बिल्कुल। वेस्ट बंगाल के अंदर जब नहीं बढ़ेंगी, थोड़ा सा बाकी जगह भी नहीं बनेंगी तो क्या होगा? एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट विनोद, थोड़ा क्रिकेट का भी सीजन चल रहा है ना, चुनावी सीजन भी है, आईपीएल भी चल रहा है। अब मैच चल रहा है और मैच में अगर आप वी में, जो कहते हैं ना क्लासिकल क्रिकेट वाले कमेंटेटर्स, कि वी में अगर आप खेलें तो चौका भी छक्का भी बढ़िया अगर आप मार रहे हैं, फ्रंट फुट और आप फ्रंट फुट पर खेलकर वी में लगातार मारे जा रहे हैं, पर उसमें फिर आप रिवर्स स्वीप जैसे थोड़े आक्रामक तेवर अख्तियार करें और आउट हो जाएं,
बीजेपी वी में खेले कि भाई हमने एक लाभार्थी जाति है, हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, सबसे तेजी से विकास दर वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, इतने जनधन खाते, इतना फलाना, इतना दिकड़ा, इतने मकान, इतने दुकान, इतनी सड़कें, वो वी से निकलती दिख रही है क्या बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उससे ज़्यादा भरोसा उनको ये है कि भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव को ले जाया जाए, क्योंकि 2019 का चुनाव पूरी तरह भावनात्मक मुद्दे पर लड़ा गया। और अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त मोदी जी को ये नहीं बताना था कि हम क्या कर चुके हैं, उनको ये बताना था हम क्या करेंगे। तो करेंगे भी तो हुआ 2014 का चुनाव, और मनमोहन सिंह की सरकार की नाकामियों से लोग नाराज थे। 19 का चुनाव पूरी तरह भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा गया। वो पुलवामा और बालाकोट के बाद जो राष्ट्रवाद का ज्वार उठाया गया, वो देखिए ना, सारे जो शहीद थे उनकी पोस्टर्स बाकायदा जो है मंच पे लगाए जाते थे। पूरी तरह भावनात्मक का चुनाव था। अब 2024 का चुनाव दरअसल उपलब्धियों पर होना चाहिए और आगे की योजनाओं पर होना चाहिए। अब अगर वो बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखें तो उसमें कोई ऐसा, वो यूसीसी ले आएंगे पूरे देश में, जो है सीए खत्म नहीं होने देंगे, यही सब है। कोई ऐसा उसमें विजन जैसा नहीं दिख रहा है। और जहां तक इसकी बात है कि पूरे चुनाव में अपनी उपलब्धि, शुरू में देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था अपना प्रचार, और चुनाव घोषणा से पहले उन्होंने अपना पूरी एक पुस्तिका निकाली और अपने सारे जो है वो बताए थे, बल्कि 1 साल पहले से उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बात बताना शुरू कर दिया था। विकसित भारत की गारंटी यात्रा जो शुरू की थी, वो यात्राएं निकलनी शुरू हुई थी। लेकिन अचानक धीरे धीरे चुनाव जो है ये भावनात्मक मुद्दों पर ले गए, और जो पुराना उनका जो टेस्टेड फार्मूला है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो है, वो चुनाव जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा, मुस्लिम लीग की छाप बताई, उसी दिन से तय हो गया था कि इस चुनाव को पूरी तरह से वो ध्रुवीकरण पर ले जा रहे हैं। और इस माहौल में वो आग में घी डालने का काम विपक्ष भी कर रहा है क्या, या उस नैरेटिव में वो भी फंस रहा है? वो इन्हीं चीजों के जवाब दे रहा है जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं। मुद्दों की तो भरमार है, उन मुद्दों को पकड़कर उन पर डटे रहना। जैसे अब मैं यहां एक उदाहरण देता हूं, 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, और डटे रहे, अड़े रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर। सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी, लेकिन 79 सीटों के साथ 243 में वो सबसे बड़ी पार्टी बने, बीजेपी से बड़ी और जेडीयू से भी। मुझे लगता है हम लोग शायद फॉलो नहीं करते हैं राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनके हर भाषण में बेरोजगारी, हर भाषण में जो 5 न्याय हैं जिनमें 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को देंगे, क्या क्या, सब मीडिया में वो कवरेज नहीं मिल रही। मीडिया नहीं करे तो ये तो जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं तो लगातार यूट्यूब पे फॉलो करता हूं। आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और जातीय जनगणना, ये जो मुद्दे शुरू से लेकर के चल रहे हैं, वो लगातार उस पर जोर दे रहे हैं। अब हम उसको न देखें, न समझें, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। अब आप एक भाषण निकाल के दिखा दीजिए इन नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, अखिलेश यादव का भाषण निकाल के दिखा दीजिए जिसमें इनकी चर्चा ना हो इन मुद्दों की। नहीं, इसमें फिर मैं प्रदीप सिंह के आर्गुमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। 2014 का नजारा याद कीजिए, बहुत हुई रसोई गैस की मार, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब वो पेट्रोल डीजल के दाम 16 बार क्या एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ी थी। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 70 के करीब भी आ गए थे कच्चे तेल के दाम, $70 प्रति बैरल। 1 रुपया 1 पैसा नहीं दाम घटे, उसको मुद्दा बना पाई है क्या? ये बीजेपी विपक्ष में होती तो सड़कों पर तांडव हो चुका होता है। देखिए, बीजेपी विपक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, बीजेपी विपक्ष में बहुत अच्छा सड़क पर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके जाती थी तो वो चुनाव का टाइम नहीं था, वो पहले जाती थी। चुनाव के समय सिलेंडर लेके नहीं जाती थी। तो अब चुनाव है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। लेकिन हर भाषण में मैं बार बार तो कह रहा हूं, विपक्ष के आप उम्मीदवारों को देख लीजिए, उनके जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उनमें आप देख लीजिए, सब में मुद्दे हैं। अब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर पुलवामा हुआ था उस समय बीजेपी अगर होती तो क्या नतीजा होता। भाई 2008 में मुंबई अटैक हुआ था और 2009 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत के लेके आई थी। तब कौन सा बीजेपी ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था 2008 में मुंबई अटैक को? मुंबई अटैक को पुलवामा अटैक से कमजोर था क्या? उससे ज्यादा भयानक था। और नवंबर में हुआ था, मई में चुनाव हुए थे। पुलवामा का मुद्दा तो वो बनाने की कोशिश की, पर उसमें बालाकोट का हाँ, बालाकोट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम लोग बीजेपी को भी बहुत ज्यादा वो दे देते हैं, बीजेपी विपक्ष में होती तो ये कर लेती। हर चीज का पूरा वातावरण होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2008 में जब हुआ मुंबई अटैक, उसके बाद 2009 में चुनाव हुए, 6 महीने के अंदर ही अंदर, और कांग्रेस चुनाव जीत गई।
छोटा सा 200 क्योंकि आपने प्रदीप जी से ये सवाल पूछ लिया, छोटा सा नहीं, मैंने कमेंट एक चाहूंगा। उदाहरण दिया दो है बड़े दूसरों विश्लेषक, अभी चुनावी विश्लेषक खामोश बैठे हैं। प्रदीप जी, सही मुद्दा उठाया विनोद अग्निहोत्री ने। बात होती है क्रेडिबिलिटी की। 2008 के मुंबई हमले को बीजेपी मुद्दा इसलिए नहीं बना पाई कि उससे पहले कांधार और संसद पर हमला हो चुका था। लोगों को लगा कि ये इनको अगर हटा के इनको ले आए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो बात मुद्दा बनता है जो मुद्दा उठाने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी पर। 2009 में बीजेपी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी उस मुद्दे पर, इसलिए नहीं बना पाई। तो मतलब भरोसे की बात आप कह रहे हैं, पर यशवंत, चुनाव क्या कह रहा है? ये मुद्दे हॉपिंग हो रही है, गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, एक सेंट्रल थीम पकड़ में आ रही है, चुनाव आ रहा है पकड़ में, या सर खुजला रहे हैं? संदीप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्रिकेट की एनालॉजी में बात की थी कि ये जो वी में खेलते हैं, स्ट्रेट बैक शॉट मारते हैं, और एक होता है जो आड़े तिरछे शॉट मारते हैं। अब सवाल ये है कि जिन्हें हम आड़ा तिरछा शॉट मानते हैं वो उनकी डिक्शनरी में वी वाले शॉट्स हैं। वी के शॉट्स का मतलब ये है जो ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसमें उनको महारत हासिल है। जैसे अब सूर्य कुमार यादव हैं, उनकी महारत लपेटे वाले शॉट की है और उसमें उनको सफलता मिलती है। तो जो हमारे वी की कैटेगरी के शॉट्स हैं उनकी कैटेगरी में वो आड़े तिरछे। पर 2014 और 19 के चुनाव में वो वी वाले काम चले थे। एक जगह उम्मीद की किरण, एक जगह राष्ट्रवाद या लाभार्थी जाति। वो गारंटीज भी, अब गारंटी भी सब हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। और कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा नहीं चला था, अगर मैं ताजा उदाहरण ही लूं तो। कर्नाटक में बजरंगबली जो थे उन्होंने साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको बहुत स्पष्ट पता था कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई में हम नहीं उतरेंगे, राम रावण संघर्ष हो तो हम उतरेंगे। तो उन्हें राम रावण संघर्ष दिखा नहीं। अब सवाल ये है कि इस पूरे इसमें जो अभी चल रहा है, संदीप, मेरा एक बहुत वैसे सीरियस आकलन भी है कि ऐसा क्या है भाजपा के वर्तमान कैंपेन में जो एक्चुअली में हमको आश्चर्यचकित करता है। ये कैंपेन के मुद्दे या ये कैंपेन का तरीका या ये कैंपेन की आक्रामकता धार्मिक कैंपेन के ऊपर, ये भाजपा कोई पहली बार कर रही है ऐसा नहीं है। शायद केवल और केवल पहले चरण में जो टर्नआउट ड्रॉप हुआ उसके कारण एक तरह से जो अंदर से एंजाइटी आई, उसके कारण वो लोग वापस, इसे कहते हैं ना, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं हम उसको दोबारा करें। क्योंकि टर्नआउट घटना, संदीप, ये दूध का जला छाछ भी फूंक के पीने की बात है। जो 2004 में टर्नआउट गिरा था उसका भूत बार बार सब पे मंडराता है, और हम भाजपा के नेताओं की केवल बात नहीं कर रहे हैं संदीप। दरअसल 2004 का भूत हमको, आपको, सारे एनालिस्ट को, पत्रकारों को, संपादकों को, पोलस्टर्स को, सभी को घूम घूम के डराता है। हम जब आज भी आंकड़ों पे वापस जाते हैं तो संजय भाई भी आपको ये बात बताएंगे कि हम बार बार जाके चेकलिस्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि 2004 वाला मामला कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये हो रहा है क्या? मैं यही इसीलिए कह रहा हूं कि इसलिए सवाल यह है कि 2004 और 2024 में 20 साल में संजय भाई और हम बार बार गला फाड़ के एक बात और भी कह रहे हैं कि बेसलाइन बहुत पलट गए हैं। बेसलाइन पलट गई है। पर एक चीज मैं इस पर, संजय, आपको आखिर के लिए इसलिए बचा के रखा। देखिए, एक नेगेटिव कैंपेन होता है, एक पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा पुट दोनों का होता है, कोई एक हावी होता है। अलग अलग हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति हो सकती है और होती भी है। पर आम आदमी की अगर हम बात करें तो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, राम नवमी, इनका पुट उनका वोट डालने का मानस बनाता है, या महंगाई, बेरोजगारी जो उनके सरोकार हैं, जिनको मैं पॉजिटिव मुद्दे भी कह सकता हूं, उससे उनका मानस बनता है? मुझे लगता है अगर 10 साल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन मुझे देखने को मिला तो ये मानस बनाने पे कौन सा मुद्दा हावी होता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे आज से 10-15 साल पहले वोटरों के वोट देने के निर्णय को बहुत
बहुत प्रभावी तरफ से प्रभाव डालता था। वो इस पे डिसाइड करते थे। अगर कोई व्यक्ति ये कहे मैं बड़ा परेशान हूं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, सेफली आप एज्यूम कर सकते थे कि इसका वोट कहां पड़ने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने सारे लोग महंगाई या बेरोजगारी से परेशान होते वो सारे के सारे सत्ता के खिलाफ वोट देते, लेकिन एक बड़ा प्रोपोर्शन उनमें से सत्ता के खिलाफ वोट देता था। 10 साल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है वो सबके सब मोदी के समर्थन में वोट देते, लेकिन आश्चर्यजनक बात है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, लेकिन ऐसे लोग जो इस विषय से परेशान हैं उनका मेजॉरिटी वोट अभी भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पक्ष में जाता है, उनका छोटा हिस्सा उनके खिलाफ जाता है। जाहिर है संदीप, दूसरे मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया वो ज्यादा हावी हो रहे हैं वोटरों के वोट देने के निर्णय का, जो उनका जो डिसीजन है उसको बनाने में, शेप करने में। क्योंकि बार बार मुझे लगता है जब आप इस तरह से चीजों को पेश करते हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में, बार बार ये बताया जाता है कि भाई कांग्रेस की सरकार में ये स्थिति थी, अगर कांग्रेस दोबारा आ गई तो क्या स्थिति हो जाएगी, और ये स्थिति का वर्णन बार बार हिंदू मुसलमान के नजरिए से किया जाता है, जिसका जिक्र हम पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उनको लगता है हाँ ऐसी स्थिति थी। इसी के लिए आप देखेंगे बीजेपी के, मुझे लगता है ज्यादातर जो चुनावी प्रचार है, चाहे वो प्रधानमंत्री के हो, गृह मंत्री के हो और अन्य लीडरों को, वो बड़े कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में डालते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो सिर्फ अपनी बात कहेंगे वो बड़े मजबूत पिच पे नहीं है, वो थोड़े कमजोर पिच पे हैं। तो लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हमारी पिच कमजोर है, बताने के बजाय पुरानी वाली पिच 2014 से पहले की तथाकथित कांग्रेस की कारगुजारियों पर ज्यादा जोर है। और जो प्रभु कह रहे थे, क्या उसी रणनीति में ये निहित है कि भाई मोदी को फैक्टर बनाए रखो? स्थानीय भी हो रहा है, जो होता दिख रहा है चुनाव, लोकल लीडर्स या लोकल इश्यूज की भी अगर गूंज होने लगी तो उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी है। तो मोदी सेंट्रिक बनाए रखिए, पूरा विमर्श ही उसके इर्द गिर्द बुनिए और उसी में विपक्ष को फंसाइए, और क्या वो फंस भी रहा है? देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही उसको आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जैसे महंगाई बेरोजगारी की मुद्दे की बात होती है तो लोगों को होती है दुविधा। वो कहते हैं यार सरकार ने शायद इतना अच्छा काम नहीं किया जितनी हमें उनसे अपेक्षा थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने लाया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि वो तो ठीक है, सरकार ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना हमारी अपेक्षा थी, लेकिन मोदी के एक तरह से समक्ष कोई खड़ा होने वाला भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन लगा के, दिल लगा के देश के लिए काम किया है। इसी के लिए बीजेपी के लिए हमेशा यह फायदे में रहेगा चुनाव को मोदी सेंट्रिक बनाए रखें, और कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना पड़ेगा। तो सेंट्रल फिगर वही बन रहे हैं या स्थानीय इतना होता जा रहा है कि वो सेंट्रल फिगर बनाए रखने में भी थोड़ी दिक्कत का सबब है क्या? और नकारात्मक कैंपेन और सकारात्मक कैंपेन ये तो चलाएंगे राजनीतिक दल, दरअसल जनता जनार्दन तो आप हैं। चुनना आपको है कि किन मुद्दों को लेकर आप अपना मानस बनाएंगे, और इसीलिए आपको जनता जनार्दन कहा जाता है। तो चौथे चरण का होगा कल चुनाव, लेकिन मुद्दों का बना हुआ है क्या अभाव? ओम प्रकाश शर्मा हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। वो कहते हैं कि लोकल मुद्दे हावी हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब ये तो 4 जून को पता लगेगा, तब तक रहेगा इंतजार। नमस्कार।